अगर हम कमंडल, भगवा चोला, मस्तक पर तिलक, जुबान पर राम का नाम, इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो दिलो दिमाग में किसी साधु या कथावाचक की तस्वीर बनने लगती है जो भगवान की आराधना करते हो या जो भगवान का प्रचार करते हो। कहा जाता था कि पहले के साधु संत धर्म का प्रचार करते थे और भगवान की आराधना करते थे, तप भी करते थे, भिक्षा से अपना जीवन चलाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये परिभाषा भी बदलती जा रही है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। आजकल बाबा थोड़े मॉडर्न हो गए हैं। ये भगवान की आराधना भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं, लेकिन भिक्षा नहीं मांगते। इसके साथ ही भगवान के प्रचार के साथ साथ राजनीति का प्रचार भी करते हैं। अब बाबाओं की राजनीति में एंट्री होती है और एंट्री भी ऐसी कि पार्टी की हार जीत में इनकी भूमिका अहम रहती है। बाबा महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश के बारे में सभी जानते हैं, जहां विधानसभा चुनाव है। एमपी का बाबाओं की राजनीति से नाता पुराना रहा। कई ऐसे बाबा हैं जिनकी धमक राजनीतिक गलियारों में बराबर सुनी जाती है, तो कुछ ऐसे बाबा भी हैं जो राजनीति को बाय बाय कह चुके हैं, लेकिन पार्टियों के लिए उनकी कृपा बेहद जरूरी है। एमपी में चुनावी तपिश ने बाबाओं की सियासत को तेज कर दिया है। राजनीतिक दलों के लोग इनकी मदद लेकर जनता तक अपना एजेंडा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार चुनावों में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। हाल ही में उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान के बाद बीजेपी को हर जगह से एडवांटेज मिलता दिखाई दे रहा है। एक्टिव बाबाओं के बीच प्रख्यात कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य एक कदम आगे निकल गए हैं। वो अक्सर पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। सीधे तौर पर चुनावी दौर में बीजेपी और एनडीए को धर्म और विपक्ष इंडिया को अधर्म का समर्थक करार दे रहे हैं। अक्सर इन पर बीजेपी का एजेंट बनने का भी आरोप लगता है। अभी फिलहाल कई बाबा राजनीति में चमक रहे हैं, जैसे बागेश्वर बाबा, कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य, पंडित प्रदीप मिश्रा। ये सब बीजेपी का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं। इसके अलावा भी कई ऐसे कथावाचक और बाबा हैं जो राजनीति के गुरु माने जाते हैं। उत्तम स्वामी शिवराज सिंह चौहान के गुरु। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गुरु माने जाने वाले उत्तम स्वामी को बीजेपी काफी मानती है। उत्तम स्वामी इतने प्रभावी हो गए थे कि उनके बारे में कहा जाता था कि टिकट दिलाने तक में वो मददगार हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा के बाद उनका प्रभाव थोड़ा कम होने लगा है। कंप्यूटर बाबा नामदेव त्यागी उर्फ नरेंद्र पटेल। कंप्यूटर बाबा ने भी कुछ समय तक अपना सिक्का चलाया। बीजेपी का उनसे मोह भंग होने के बाद उन्होंने कांग्रेस के दरबार में हाजिरी लगाई। नम्रता, त्राप्ति, मंदाकिनी न्यास के अध्यक्ष बन बैठे। बीजेपी सरकार ने उनसे गोमटगिरी स्थित आश्रम पर बुलडोजर चलाकर दिग्विजय सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने का इनाम दे दिया। उन्होंने अब फिर से एंट्री मारते हुए गौ माता की रक्षा के लिए 150 विधानसभा क्षेत्र में यात्रा की बात कही है। मिर्ची बाबा भी अपने प्रभाव के चलते राजनीति में उठापटक करते रहे। एक संगीन आरोप के चलते न्यायिक हिरासत में रहे, बाद में बरी हो गए। महाकाल में मुंडन करने के उपरांत फिलहाल वो खुद असमंजस की स्थिति में है कि किस पार्टी का सपोर्ट करें। बागेश्वर बाबा को किसी परिचय की जरूरत नहीं। बागेश्वर बाबा किसी सितारे की तरह चमक रहे हैं। बागेश्वर बाबा के पास अलग अलग राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं। कार्यक्रमों के दौरान अखंड भारत बनने की भविष्यवाणी कर कहीं ना कहीं संघ और बीजेपी के एजेंडे को स्पष्ट रूप से बढ़ाते हुए नजर आते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा। सीहोर के कुबरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा की भी कथाओं की लंबी बुकिंग है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन्हें सुनने के लिए आते हैं। प्रदीप मिश्रा का रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम कई बार विवादों के घेरे में आया। एमपी में प्रदीप मिश्रा बीजेपी के लिए काफी काम आ रहे हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के प्रो बीजेपी बयानों के चलते प्रदेश में राजनीति गर्म है। स्वामी रामभद्राचार्य मोदी को दोबारा पीएम बनने की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं। कुल मिलाकर सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी जहां योजनाओं का पिटारा खोल रही है, तो वहीं जनता को अपने पाले में लाने के लिए बाबाओं और कथावाचकों का सहारा ले रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसे लेकर एक्टिव है।
लेकिन बाबाओं की एंट्री से किसे फायदा मिलता है और किसे नुकसान होता है, ये तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।